अब हम बात करते हैं इसकी डिटेल थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें परमाणु। परमाणु एटम, परमाणु, परमाणु एटम। जैसा कि मैंने बताया, कन्वेंशनल जो थ्योरी है, पारंपरिक जो सिद्धांत है परमाणु का, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि परमाणु किसी भी तत्व का, किसी भी तत्व या पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो परमाणु की डेफिनेशन हम देखें, परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्म भाग या सूक्ष्म कण है जो किसी भी रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है, परंतु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है, लेकिन वो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। वो या तो अणु के साथ में पाया जाएगा या फिर वो उस तत्व के साथ में पाया जाएगा। कभी भी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में या मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, और जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। जिस कण को और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिस सूक्ष्म कण को जिसे हम और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, जिससे और हम किसी भी रासायनिक क्रिया के माध्यम से, किसी भौतिक क्रिया के माध्यम से, किसी यांत्रिक क्रिया के माध्यम से हम उसे और आगे छोटे कणों में तोड़ नहीं सकते, छोटे कणों में डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे कण को परमाणु के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे कण को हम क्या कहते हैं भाई? परमाणु के नाम से हम जानते हैं। तो ऐसे कण को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो ये हो गई हमारी परमाणु की डेफिनेशन कि परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्म भाग या कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, लेकिन मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, और जिसे और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता? आपका परमाणु। अच्छा, परमाणु में कितने मूल कण होते हैं? कितने मूलभूत कण होते हैं परमाणु में? 3। कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अर्थात जब प्रश्न आता है एग्जाम में, किसी परमाणु की संरचना में भाग लेते हैं, और वहां ऑप्शन में आपको जरूर मिलेंगे ये 3, तो उसमें भाग लेते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? मूलभूत कण कहा जाता है, बेसिक पार्टिकल्स कहा जाता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है, ठीक है। प्रत्येक जो परमाणु होता है, प्रत्येक जो परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, अभी जैसा कि हमने देखा डायग्राम में, उसमें प्रोटॉन भी होंगे और उसमें न्यूट्रॉन होते हैं। अर्थात प्रत्येक तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नामक 3 मूलभूत कणों से मिलकर के बना होता है। मूलभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स, वो पार्टिकल होते हैं, वो कण होते हैं जिनके बगैर आप परमाणु की संरचना के बारे में विचार भी नहीं कर सकते। उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें ये तीनों का होना बहुत जरूरी है। अगर ये 3 कण उसमें नहीं है तो फिर हम परमाणु के बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। परमाणु के निर्माण के लिए इन 3 मूलभूत कणों का होना बहुत जरूरी है। तो 3 जो मूलभूत कण होते हैं, प्रत्येक परमाणु में कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा कौन सा होगा? प्रोटॉन। और तीसरा कौन सा होगा? न्यूट्रॉन। जिसमें मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है, जो कक्षाओं में चक्कर काटने के लिए स्वतंत्र होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, जो उसके नाभिक में बद्ध होते हैं, आपके एनक्लोज्ड होते हैं, जो कभी भी नाभिक से बाहर नहीं आते, क्योंकि उन पर एक न्यूक्लियर फोर्स लगता है, न्यूक्लियस फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल लगता है। तो वो नाभिक के अंदर ही उछल कूद करेंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे। जबकि इलेक्ट्रॉन संक्रमित होकर के, ट्रांजिशन होकर के या जंप करके दूसरे तत्व के कक्षों में ये जा सकता है, या किसी दूसरे तत्व से वो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता। तो ये एक तत्व से दूसरे तत्व में जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं जाते हैं आसानी से। इलेक्ट्रॉन, जब कोई भी तत्व एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या कोई दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो उसे ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, है ना, उसे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो परमाणु वह सूक्ष्म कण है या सूक्ष्म भाग है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है, लेकिन मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, और जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु। किसी भी तत्व के परमाणु में 3 मूलभूत कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और किसी भी तत्व के परमाणु में हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्याएं बराबर होती हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश और प्रोटॉन के ऊपर आवेश का मान भी क्या होता है? बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या के आधार पर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या का निर्धारण होता है,
जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग के आधार पर उसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान का क्या होता है, निर्धारण होता है। परमाणु की संरचना गोलीय होती है। तो देखो जो ग्रीक दार्शनिक थे डेमोक्रिटस ने क्या बोला कि भाई जो उसने पहले तो उनको नाम टिनी पार्टिकल्स दिया, सूक्ष्म कण दिया, उसको नाम परमाणु दिया ही नहीं, है ना। लेकिन डेमोक्रिटस ने क्या बोला कि जो परमाणु की जो शेप और जो साइज है वो वेरी कर सकती है, वो अलग अलग हो सकती है। परमाणु की शेप जैसे कि हम यहां बोल रहे हैं गोलीय होती है ना, स्फेरिकल होती है या वृत्ताकार कक्षाएं होती है उसमें, तो वो ये बात सिद्ध हुई है, ये वाली जो बात है। लेकिन डेमोक्रिटस ने जो बात बोली थी कि भैया शेप जरूरी नहीं है कि गोलीय हो, संरचना उसकी गोलीय हो, उसकी साइज इतनी ही निर्धारित हो। छोटी बड़ी साइज का भी परमाणु हो सकता है, गोलीय भी हो सकता है, डंबलाकार भी हो सकता है, निबलाकार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है, उसने बताया कि वो डिपेंड करेगा सब्सटेंस पे, पदार्थ पे, कि पदार्थ कौन सा, उसी के आधार पे उसकी संरचना, उसका आकार आकृति होती है। लेकिन जब हमारी बाद की जो 18 के दशक में, 17 के दशक के लास्ट में, 18 के दशक के शुरुआत में, जब परमाणु की आधुनिक परमाणु की जो सिद्धांत आया, खोज हुई जॉन डाल्टन के द्वारा, वहां ये चीज हमें पता चली कि परमाणु की संरचना कैसी होती है, गोलीय होती है। कैसी होती है भाई, गोलीय होती है। तो डेमोक्रिटस की बात यहां आकर के गलत साबित हो जाती है। किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है उसमें क्या पाया जाता है, नाभिक। क्या पाया जाता है, नाभिक। अभी हमने देखा अंदर परमाणु का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है, जिसे हम क्रोड के नाम से भी कह सकते हैं, जिसे हम कोर भी कह सकते हैं। नाभिक पाया जाता है जिसके केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, सिचुएटेड होते हैं या पाए जाते हैं, फाउंडेड होते हैं। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्रण करते हैं। परमाणु के केंद्र में, परमाणु में नाभिक पाया जाएगा, उस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और उस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर काटते हैं, चक्रण करते हैं, रिवॉल्विंग मोशन या स्पिन मोशन करते हैं। और ध्यान दीजिए, जब हम बल और गति वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां हम एक पढ़ते हैं गति का प्रकार, एक बल पढ़ते हैं हम, अभिकेंद्रीय बल। तो परमाणु की कक्षाओं में जो गति है उस पर वो अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है, उस पर अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, तो वो अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित होती है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। वहीं नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है वो भी अभिकेंद्रीय बल सिद्धांत पर आधारित होता है। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काटते हैं, वो जो गति होती है, टाइप्स ऑफ मोशन होती है, वो होती है वृत्ताकार गति। और सही ढंग से हम इसको डिफाइन करें और ढंग से कि भाई ये किस प्रकार की गति है, तो वो होती है हमारी वृत्ताकार कक्षीय गति, ऑर्बिटल और सर्कुलर ऑर्बिटल मोशन। तो चूंकि जैसा कि आप देख रहे हैं, जो परमाणु होता है, ये जो परमाणु होता है, ये इस नाभिक के चारों तरफ इन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर काटता है। तो एक तो ये निश्चित पथ में चक्कर काट रहा है, तो वृत्ताकार मार्ग में चक्कर काट रहा है, वृत्ताकार मार्ग सर्कुलर जो पाथ उसमें चक्कर काट रहा है। लेकिन कैसी गति कर रहा है, कक्षीय गति कर रहा है। अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर काटेगा, ये नहीं कि भाई ये खुद की कक्षा में चक्कर काट रहा था, इसका दिमाग फिरा, इसका दिमाग घुमा कि यार मन ही नहीं लग रहा, अकेला अकेला घूम रहा हूं, दूसरे की कक्षा में चला जाए, है दूसरे के कक्षा में वो चक्कर काटने लग जाए, गति करने लग जाए, ऐसा नहीं है, वो अपनी ही कक्षा में करेगा। तो सामान्य तौर पे आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होता है नाभिक के चारों ओर, वो वृत्ताकार गति का उदाहरण है। लेकिन जब आप इसको और प्रिसाइज करें और ढंग से आप इसको डिफाइन करें, तो इसका सही होगा वृत्ताकार कक्षीय गति, सर्कुलर ऑर्बिटल मोशन। क्योंकि वृत्ताकार मार्ग में तो चक्कर काट रहा है, लेकिन कक्षीय गति को दर्शा रहा है, वो ऑर्बिटल मोशन को दर्शा रहा है। तो परमाणु में नाभिक पाया जाता है, उस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में क्या काटते हैं, चक्कर काटते हैं, चक्कर करते हैं, चक्रण करते रहते हैं। और मैंने आपको बताया किसी भी परमाणु की संरचना में तीन मूलभूत कण, तीन बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो किसी परमाणु की संरचना में तीन मूलभूत कण, तीन फंडामेंटल पार्टिकल, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं। यह लाइन आप याद रख लेना, यह एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है कि किसी भी परमाणु की संरचना में तीन मूलभूत कण कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब जब भी परमाणु की बात होगी या कोई परमाणु होगा तो उसके अंदर ये तीनों कण पाए जाएंगे। अब वो एक अलग बात है कि संख्या, किसी की में इलेक्ट्रॉन 17 होंगे, किसी में प्रोटॉन ये होंगे, किसी में इतने होंगे, इतने होंगे, तो डिपेंड करता है तत्व कौन सा है, कि वो सोडियम है, हीलियम है, आपका बेरिलियम है, या कौन सा है ना, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, नियोन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, एल्यूमिनियम है। तो अलग अलग तत्व हैं, उनमें अलग अलग प्रोटॉन होते हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके चार लाइनें समझ में आ गई कि परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्म भाग या सूक्ष्म कण है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। दूसरी चीज, प्रत्येक परमाणु में का जो निर्माण होता है या प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। परमाणु की संरचना कैसी होती है? गोलीय होती है। परमाणु में एक क्या पाया जाएगा? केंद्र भाग में नाभिक पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा, जिसके केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने, है ना। किसने की है? रदरफोर्ड ने। जब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया तब नाभिक की खोज हुई थी, और वहीं से पता चला नाभिक के बारे में, और फिर उसी ने प्रोटॉन के बारे में हमें बताया। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कक्षाओं में चक्कर काटते हैं। और किसी भी परमाणु की संरचना में तीन मूलभूत कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। चलिए, प्रोटॉन धन आवेशित और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, और न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन। प्रोटॉन धन आवेशित, देखो पी के ऊपर प्लस, तो प्रोटॉन धन आवेशित कण होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है, जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता। तो ये चार्जलेस, आवेश रहित, अर्थात ये न्यूट्रल, उदासीन। कैसा भाई? उदासीन। तो ये उदासीन न्यूट्रल पार्टिकल्स होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश है तो कैसे हो गया ये? ऋण आवेशित, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन के ऊपर आवेश कैसा है? धन आवेश, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और जैसा कि आपको बताया, प्रोटॉन के ऊपर आवेश और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश का मान बराबर होता है। और कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब। प्रोटॉन के ऊपर ये होगा, इलेक्ट्रॉन की बात है तो इसको -1.6 कर देंगे आप। ठीक है ये। और ये भी आपको बात पता चली, किसी तत्व के परमाणु में हमेशा प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्याएं बराबर होती हैं। न्यूट्रॉन की संख्याएं जरूरी नहीं इनके बराबर हो, इनसे अलग भी होती, अधिकतर तो अलग अलग ही होती हैं। न्यूट्रॉन की संख्या कभी भी प्रोटॉन की संख्या के बराबर नहीं होती, लेकिन एक आध केस में हो जाती हैं। लेकिन ये बात फिक्स है कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्याएं हमेशा बराबर होती हैं। वो चाहे कोई भी तत्व का परमाणु ना, उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है? चलिए, तो प्रोटॉन धनावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। और प्रोटॉन के ऊपर आवेश का जो मान है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है? बराबर होता है, इक्वल होता है। आगे चर्चा करते हैं। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी भैया 1803 में। किसने की है? जॉन डाल्टन ने। याद रखना, वैसे तो हमारे ऋषि कणाद, ऋषि जो कणाद हैं, इंडियन भारतीय वैज्ञानिक, प्राचीन वैज्ञानिक और दार्शनिक, है ना, तो ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट और फिलोसोफर थे, है ना, दार्शनिक थे। इन्होंने 800 ईसा पूर्व, उस जमाने से, इस डाल्टन से 800 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व का मतलब आप सभी जानते हैं, वो आप भूगोल में, इतिहास में, इन चीज़ों में पढ़ते हैं। ईसा पूर्व, जिसे हम शॉर्ट में बीसी भी कहते हैं ना, बीसी, बिफोर, है ना। एक होता है देखो बीसी, ईसा पूर्व, एक होता है बीसी और एक होता है एसी। बिफोर का मतलब बिफोर क्राइस्ट, है ना। तो जो ईसा मसीह, उसको क्राइस्ट भी कहा जाता है ना, तो बिफोर क्राइस्ट, तो बिफोर क्राइस्ट का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, तो ईसा पूर्व, है ना। और आफ्टर क्राइस्ट तो ईसा मसीह के जन्म के बाद,
तो अधिकतर हम कहते हैं कि भाई ईसा पूर्व, कई बार वो हिंदी की बुक्स में ऐसे लिखा हुआ आता है ईपू का मतलब ईसा पूर्व है ना। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले, तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे 800 साल पहले, उससे 800 वर्ष पहले ऋषि कणाद परमाणु की, तो जॉन डाल्टन तो भाई साहब कब आए हैं? 1803 में, मतलब ईसा मसीह के जन्म के काफी सालों, शतकों शताब्दियों सालों बाद में जॉन डाल्टन आए, तभी आकर के बोल रहे हैं कि परमाणु होता है। और अब भैया आपको आपके अंकल ने, आपके दादाजी ने, ऋषि कणाद पहले बता चुके, तो उसने इसी की बात पकड़ ली, पढ़ ली इसने कहीं से, और उसने थोड़ा सा उसको वैज्ञानिक रूप से डिफाइन कर दिया, साइंटिफिक रूप से डिफाइन कर दिया, वैज्ञानिक रूप से परिभाषित करके, और उसने वही जो चीज थी कॉपी पेस्ट कर दी ऋषि कणाद वाली चीज, और बोल दिया भैया परमाणु होता है, हर पदार्थ का निर्माण परमाणु से होता है। तो भाई तुम तो आज बता रहे हो, आप तो आज बता रहे हो, हमें तो हमारे बाप दादाओं ने बहुत पहले बता दिया, लेकिन हाँ उसका हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है, हमारे पास उसका कोई ऑथेंटिक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई पेटेंट डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अब तुम्हारा नाम कर सकते हो भैया, तुम चतुर चालाक आदमी, तुमने पेटेंट करवा लिया, ऋषि कणाद वाली जो थ्योरी थी उसकी जो बात थी वो तुमने पढ़ ली, अपना थोड़ा सा उसमें तड़का मसाला डाल करके और अपने नाम करवा ली, और आप कह रहे हो कि हमने परमाणु की खोज की है, जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की है? सब बकवास है ये। चलिए, तो परमाणु की खोज करता ऑफिशियल, अब आपको अच्छा एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा कि परमाणु की खोज किसने की, तो आप आंसर ऋषि कणाद नहीं देंगे, आप आंसर देंगे जॉन डाल्टन, क्योंकि डॉक्यूमेंट में यही है, ऑफिशियल यही है। कब की? 1803 में। सन भी याद रखना, कई बार एग्जाम में सन पूछी जाती है। परमाणु का खोजकर्ता कौन है भाई? जॉन डाल्टन। परमाणु की खोज किसने की है? जॉन डाल्टन ने की है। ठीक है, परमाणु की खोज होती है, परमाणु की खोज के बाद में जो आता है हमारा परमाणु का नाभिक, और नाभिक कैसा होता है? धन आवेशित। परमाणु का नाभिक धन आवेशित होता है। कैसा होता है भाई? धन आवेशित होता है। कैसे? आप कहोगे सर परमाणु का नाभिक धनावेशित कैसे होता है? ये लो, नाभिक है, इस नाभिक के अंदर आप देख रहे हैं दो कण पाए जा रहे हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई आवेश होता ही नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन के ऊपर आवेश होता है, वो भी कैसा है? धन आवेश। जब इसके अंदर धन आवेशित कण पड़े हुए हैं तो ये न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, तो नाभिक कैसा हो गया भैया? धन आवेशित। प्रश्न आता है एग्जाम में कि किसी भी तत्व का परमाणु का नाभिक कैसा होता है, धनावेशित या ऋणावेशित? तो नाभिक कैसा होता है? ये नाभिक है, ये वाला, तो ये नाभिक कैसा होगा आपका? धन आवेशित, धनावेशित, है ना, धनावेशित। लेकिन जब एग्जाम में प्रश्न आए कि पूरा किसी भी तत्व का परमाणु, इंटायर जो आपका एटम्स होता है वो कैसा होता है, कि वो धनावेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है, या ऋणावेशित होता है, या फिर आपका न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, तो आपका जवाब होगा उदासीन होता है। क्या जवाब होगा? उदासीन होता है। आप कहोगे सर उदासीन कैसे? सर इसमें तो इलेक्ट्रॉन भी है ना। यही तो बात है, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये ऋणावेशित नहीं होकर के ये उदासीन है। क्यों? क्योंकि ये धनावेशित, मान लीजिए आप मान लेते हैं ये धनावेशित, नाभिक धनावेशित, और नाभिक के बाहर वाला हिस्सा ऋणावेशित, कक्षाएं इसकी ऋणावेशित हो गई। लेकिन पूरे इंटायर हम एटम्स की बात करें, उसके परिप्रेक्ष्य में हम यहां चर्चा करें, तो ये धनावेशित और ये ऋणावेशित, तो भैया पूरा परमाणु कैसा है? और हम ये बात को जानते हैं कि जितना आवेश इस पे होता है, इस पे होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब, और उतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन पे होता है, लेकिन वो क्या होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब। तो भैया आवेश बराबर है, ये प्लस का 1.6 है, ये प्लस का माइनस का 1.6 है, दोनों बराबर है, तो ये कट जाएंगे आपस में। तो अब कोई भी आवेश नहीं रहेगा, ये धनावेश था, ये ऋणावेश था, दोनों का मान बराबर है, तो ये संतुलित हो गए। तो फिर परमाणु आपका कैसा होता है? पूरा परमाणु उदासीन होता है। तो याद रखना साथियों, एग्जाम में ये प्रश्न आते रहते हैं और वहां हमारे चक्कर पड़ जाता है कि परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, उसकी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर करते हो तो आप ये कह सकते हैं कि उसकी कक्षाएं ऋणावेशित होती हैं, लेकिन नाभिक धनावेशित और पूरा जो परमाणु होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, उसे हम उदासीन कहते हैं। उदासीन परमाणु होता है, अर्थात उदासीन परमाणु कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता। जब बात आएगी कि कोई भी तत्व का रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है
तो उस तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। कौन भाग ले रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी तत्व, जो तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, तो उस तत्व का पूरा परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, वो लेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा या इलेक्ट्रॉन इसमें से जुड़ेगा, तभी नए रासायनिक उत्पाद का निर्माण होगा, नया आपका रासायनिक प्रोडक्ट बनेगा। तो ये भाग लेते हैं, ये कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, यही लेता अकेला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये बाहर है ना, बिल्कुल परमाणु के बाहर की तरफ पड़ा हुआ है। और ये तो भाग ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि ये इन पे क्या लग रहा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे क्या लग रहा है? नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, न्यूक्लियस फोर्स लग रहा है। और नाभिकीय बल सबसे प्रकृति में सबसे प्रबल बल, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कहा जाता है। तो ये बल, तो नाभिकीय बल जो है, इनको बाहर आने ही नहीं देगा, और जब आने ही नहीं देगा तो ये भाग किससे लेंगे? नहीं लेंगे। ये बेचारे सबसे बाहर पड़े हुए हैं, बॉर्डर पे, बाउंड्री पे पड़े हुए हैं, तो ये चले जाते हैं उनके, भैया तुम ले आओ रासायनिक अभिक्रिया में भाग, हम हमारे बच्चों को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नहीं जाने देंगे। इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इलेक्ट्रॉन तो बिगड़े बाप की औलाद है, तो वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेने देंगे। तो इन पे एक फोर्स लगा हुआ है, स्ट्रांग फोर्स लगा हुआ है, डर है ना, वो बाप दादा का फोर्स, ये इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर रासायनिक अभिक्रिया में आपने उसको बोल दिया कि बिगड़े बाप की औलाद इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर ये भाग नहीं ले रासायनिक अभिक्रिया में, आपने आरोप तो लगा दिया कि ये बिगड़े बाप की औलाद है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, हमारे बच्चे जो हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे, हमारे दोनों बेटे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो हम घर से बाहर जाने नहीं देंगे। इलेक्ट्रॉन है वो बिगड़े बाप की औलाद है, उसका लड़का है, आप उसको ले जा सकते हो, रासायनिक अभिक्रिया में खूब भाग लेवाओ। लेकिन भैया यही सबसे अच्छा है, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तभी नए पदार्थ बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। जब ये क्लोरीन के साथ में क्रिया करेगा, अर्थात क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 17। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और सोडियम के अंतिम कोष में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके क्लोरीन में चला जाएगा, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तभी यहां रासायनिक क्रिया होगी NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हमारा नमक का निर्माण होगा, तो नहीं है तो फिर आप नमक का स्वाद नहीं ले पाते। और इसके बगैर तो सब्जी, खाना, आपके व्यंजन, पकवान सब फीके हैं। तो जिसको आपने निकम्मा बोला, आवारा बोला इलेक्ट्रॉन को, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, वो नहीं है तो आपकी जिंदगी फीकी है। जिंदगी जो नमकीन हो रही है, जिंदगी में जो आपको स्वाद है, रस जो है, वो किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये इलेक्ट्रॉन सोडियम में से निकल करके क्लोरीन में जब जंप करेगा, अर्थात ये इसके साथ में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, तभी आपका नया रासायनिक उत्पाद बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, अर्थात नमक का, खाने के नमक का सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है NaCl, जिसका नाम होता है, रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ये नहीं लेता भाग बेचारा इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर आपने आरोप लगा दिया कि भाई ये दो लड़के सही हैं, प्रोटॉन, भाई ये भी जरूरी हैं, ऐसे लड़के भी जरूरी हैं, एक दो लठैत भी जरूरी है, लठ वाले भी जरूरी हैं, आवारा भी जरूरी है ना, इनका भी अपना महत्व अस्तित्व है। तो ये भाग नहीं लेते तो आपके कोई भी नया रासायनिक पदार्थ नहीं बनता। जैसे आप दूध, चाय की पत्ती डाल करके ये जो आप चाय बनाते हैं, तो दूध में भी तो दूध के कण परमाणु होंगे, उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे, आपके पानी में, अदरक में, तो ये फिर घुल करके एक रासायनिक क्रिया हो रही है और उससे चाय बन रही है। तो आप चाय का जो टेस्ट ले पा रहे हैं, कॉफी का, ये क्या है? नया रासायनिक पदार्थ बना है। तो फिर आप स्वाद ले पाते हैं? बेचारे इलेक्ट्रॉन तो दिन रात उबालते रहते आप गैस पे, लेकिन आपकी चाय नहीं बनती है ना, चाय नहीं बनती, वो बीरबल वाली खिचड़ी हो जाती फिर। तो आप इनको आवारा बोल सकते हैं, लेकिन भैया बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका हमारे इस दैनिक जीवन में। तो कहां चल रहे थे? ओके, तो जो परमाणु है उसकी खोज जॉन डाल्टन ने की है। कब करी है? सन भी याद रखना, 1803 में की है। कोई भी जो परमाणु होता है उसका नाभिक कैसा होता है? धनावेशित। अभी हमने देख लिया, नाभिक धनावेशित, याद रखना। नाभिक कैसा होता है? धनावेशित होता है, जबकि पूरा परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। कैसा होता है भाई?
उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। नाभिक धनावेशित होने का कारण क्या है? क्योंकि उसके अंदर धन आवेशित कण प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर दो कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है जबकि उसके अंदर धन आवेशित कण प्रोटॉन पाए जाते हैं। इसकी वजह से नाभिक, पूरा नाभिक जो होता है वो धन आवेशित होता है। लेकिन फिर पूरे परमाणु की बात है कि भाई पूरा परमाणु कैसा होता है, तो वो होता है उदासीन। क्यों? क्योंकि उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित कण होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं, इनके ऊपर आवेश का मान बराबर होता है, जिससे ये इनका आवेश संतुलित हो जाता है, चार्ज बैलेंस्ड हो जाता है और फिर हमें एक उदासीन परमाणु प्राप्त होता है। ठीक है भाई, क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। चलो, नाभिक की खोज। चलो भाई, परमाणु की खोज होगी, फिर बात आई नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक की खोज करते हैं भाई साहब रदरफोर्ड। कौन करते हैं? रदरफोर्ड। याद रखना, नाभिक की खोज होती है, सबसे पहले खोज होती है परमाणु की, और फिर नाभिक की खोज करते हैं रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल आता है उससे यही चीज निकल के आती है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से दो बातें निकल करके आती है परमाणु के बारे में। सबसे पहले इतना ही था कि परमाणु होता है एक गोलीय संरचना, तब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पता ही नहीं था हमें। ये तो फिर जैसे जैसे आपके नए नए परमाणु मॉडल आते हैं तो एक एक नई नई चीजें निकल करके आती हैं। तो रदरफोर्ड ने जब अपना परमाणु मॉडल दिया तब उसके सामने ये चीज निकल के आई नाभिक, और नाभिक से रूबरू हमें रदरफोर्ड ने ही करवाया। तो नाभिक की खोज की है रदरफोर्ड ने। और इलेक्ट्रॉन, अब परमाणु के बाहर की कक्षाओं में जो चक्कर काटते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन ने। किसने की है? जे थॉमसन ने। कौन से सन में? 1897 में। ये जो तीन चार चीजें हैं ना, परमाणु की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, नाभिक की खोज, ये जो खोज है, डिस्कवरी है चार पांच चीजों की, ये जरूर याद रख लेना आप। ये एग्जाम में पूछी जाती है, पहले भी पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है और निश्चित तौर पे आगे भी पूछी जाएंगी। तो ऐसा नहीं हो कि आपका गलत हो जाए। और यही आपको पता नहीं है इस परमाणु की संरचना में, आप केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, आपको ये बेसिक बातें पता नहीं है कि भाई परमाणु की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो फिर क्या मतलब आपका केमिस्ट्री पढ़ने का? है क्या कुछ मतलब? नहीं ना। ये बातें पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज करते हैं भाई साहब जे थॉमसन। कब करते हैं? 1897 में। रदरफोर्ड ने नाभिक खोज लिया, इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाती है। सबसे पहले परमाणु खोज होती है 1803 में, फिर इलेक्ट्रॉन खोज लिया जाता है 1897 में। उसके बाद में न्यूट्रॉन की खोज होती है 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स चैडविक के द्वारा। चैडविक खोज लेते हैं, परमाणु खोज लिया गया, नाभिक खोज लिया गया, इलेक्ट्रॉन खोज लिया गया, न्यूट्रॉन खोज लिया गया, बचा कौन सा? प्रोटॉन। चलो उसकी भी खोज कर देते हैं। प्रोटॉन की जो खोज होती है वो गोल्डस्टीन के द्वारा की जाती है 1896 में। मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले प्रोटॉन की खोज होती है 1896 में। ई गोल्डस्टीन ने ये बात बताई थी, लेकिन इसका नामकरण रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन जो नाम रखा रदरफोर्ड ने। अब ये एक विवादास्पद प्रश्न है, यहां पर ये विवाद वाला कैसे प्रश्न ऐसे है, कई बार एग्जाम आ जाता है कि भाई प्रोटॉन की खोज किसने की, और आपके आ गया जे थॉमसन ने, बी चैडविक ने, सी गोल्डस्टीन ने, डी डाल्टन ने, तो आपका आंसर होगा गोल्डस्टीन है। सही बात है। लेकिन जब ऑप्शन में रदरफोर्ड हो, ऑप्शन में क्या हो? रदरफोर्ड, कि भाई प्रोटॉन की खोज किसने की, और ऑप्शन में गोल्डस्टीन है और रदरफोर्ड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रदरफोर्ड है, गोल्डस्टीन नहीं है, तो आप रदरफोर्ड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑप्शन में गोल्डस्टीन भी है और ऑप्शन में रदरफोर्ड भी है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यहां विवाद होता है, सर हमें तो उन सर ने ये बताया था, हमें तो ये पढ़ाया था, हमें तो ये एक सर हमें तो गोल्डस्टीन बताया था, सर हमें तो रदरफोर्ड बताया था, उस एग्जाम में ये आया था, उस एग्जाम में ये राइट आंसर माना। सर ये चक्कर क्या है? सर ये हमें कंफ्यूजन क्यों है? मैं एक ही बता दूं ना कि भाई इसने खोज की तो इसकी बात मान लो, या रदरफोर्ड ने खोज की है तो आप इसकी बात मान लो। ये चक्कर क्या? ये सर हमें इस झंझट से दूर करो। लीजिए, झंझट से दूर होइए। आज इसकी कहानी भी बताएंगे आपको क्यों। इसकी एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो भी क्यों।
तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा 1896 में की जाती है। अब वो करी है नहीं करी वो एक अलग बात है, लेकिन इसका नामकरण रदरफोर्ड के द्वारा किया जाता है। अब 2-3 बातें सुन लीजिए। जब एग्जाम में आए कि भाई प्रोटॉन की खोज करता है, ऑप्शन में गोल्डस्टीन हो, रदरफोर्ड नहीं और बाकी 3-4 नाम और हो, तो राइट आंसर आप गोल्डस्टीन करोगे। जब एग्जाम में क्वेश्चन आए प्रोटॉन की खोज करता है, ऑप्शन में रदरफोर्ड है, गोल्डस्टीन नहीं है, रदरफोर्ड है, बाकी 3 और कोई भी नाम हो, तब आप राइट आंसर रदरफोर्ड करेंगे। लेकिन जब एग्जाम में प्रश्न है प्रोटॉन की खोज करता कौन है और ऑप्शन में गोल्डस्टीन भी हो और रदरफोर्ड भी हो, अब आप राइट आंसर करेंगे रदरफोर्ड। क्या करोगे? रदरफोर्ड। क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स में और एसएससी के एग्जाम में राइट आंसर इसको माना गया रदरफोर्ड को। अब क्यों माना गया? ये तो सर आपने तो फेंक दी ये बात, आपने पेपर देख लिए होंगे और आपने तो फेंक दी बात कि भाई रदरफोर्ड कर देना। माना गया तो हो सकता है वो सर गलत भी मान लिया हो। कहानी सुनिए इसके पीछे की। एक्चुअली क्या था, गोल्डस्टीन, इनका पूरा नाम है ई गोल्डस्टीन। क्या नाम है इनका पूरा? ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन ने देखा, ई गोल्डस्टीन के जमाने में परमाणु की खोज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाती है, और तब ई गोल्डस्टीन देखते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन तो एक ऋणावेशित कण है। ई गोल्डस्टीन के जमाने में परमाणु की खोज हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाती है, ये सिर्फ इनकी। गोल्डस्टीन के जमाने में नाभिक भी नहीं खोजा जाता है, नाभिक भी नहीं पता चलता है। वो तो गोल्डस्टीन के बाद रदरफोर्ड आते हैं। गोल्डस्टीन तो 1896-97 की बात कर रहा है, रदरफोर्ड तो भाई साहब आपके बाद में आते हैं, है ना। तो ई गोल्डस्टीन के जमाने में परमाणु की खोज हो जाती है, जो तो 1803 में जॉर्ज डाल्टन के द्वारा करी जाती है, और इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाती है। अब ई गोल्डस्टीन देखते हैं कि परमाणु में ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन है अभी तक उसके जमाने में, तो इस हिसाब से परमाणु ऋणावेशित होना चाहिए, इस हिसाब से परमाणु ऋणावेशित होना चाहिए। उसने प्रयोग किए, उसने पढ़ा, समझा कि भाई परमाणु में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये तो पता चल चुका था उसके जमाने में, लेकिन नाभिक का पता नहीं चला था उसके जमाने में, प्रोटॉन का पता नहीं चला था, न्यूट्रॉन का पता नहीं चला था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात मुझे मालूम है। तो परमाणु में और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं, ये बात भी चलो मुझे मालूम है, गोल्डस्टीन को मालूम है, तो फिर परमाणु ऋणावेशित कण होना चाहिए। लेकिन परमाणु प्रयोग से पता लग रहा है कि उदासीन है। परमाणु कैसा है? उदासीन है। ये बात तो उसके जमाने में भी पता चल चुकी थी ई गोल्डस्टीन के, कि परमाणु उदासीन है। तो ऐसा कैसे संभव है कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ही है तो परमाणु ऋण आवेशित ही होना चाहिए, उदासीन तो नहीं होना चाहिए? ये क्या मामला, ये क्या चक्कर है? ये समझ से बाहर है मामला, कि समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा है क्यों। क्या करें, इलेक्ट्रॉन है परमाणु में और परमाणु ऋणावेशित होने की बजाय साला उदासीन है, तो ये ऐसा क्यों है? उदासीन है ये क्यों? तब इसने थोड़ी सी रिसर्च की और इसने अपनी सिर्फ एक सैद्धांतिक थ्योरेटिकल एक बात बताई कि ऐसा तभी संभव है कि जितना ये इलेक्ट्रॉन है, जितना आवेश इसके ऊपर है, वैसा ही आवेश, उतने ही आवेश का जरूर, उसने बताया जरूर इसके अंदर एक ऐसा धन आवेशित कण है। देखो गोल्डस्टीन ने क्या बात बताई कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी परमाणु उदासीन है, ऋणावेशित न होकर के उदासीन है। तो ऐसा तो तभी संभव है कि जरूर इसके अंदर, परमाणु के अंदर कोई ऐसा धन आवेशित कण है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, धन आवेशित कण। उसने उसको नाम प्रोटॉन नहीं दिया था, क्या बोला था? धन आवेशित कण, कि जरूर कोई ऐसा धनावेशित कण है जिसके ऊपर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के क्या है? बराबर है, और उसी की वजह से ये परमाणु क्या है? उदासीन। तो भाई साहब गोल्डस्टीन ने, ई गोल्डस्टीन ने ये बोला, अपनी एक सैद्धांतिक बात बताई कि जरूर इसके अंदर, अभी मुझे तो पता नहीं चला, मैंने खोज नहीं की अभी प्रोटॉन की, लेकिन मैं डेफिनेट कह रहा हूं कि जब भी ये खोजा जाएगा तो इसके अंदर एक ऐसा धन आवेशित कण निकलेगा जिसके ऊपर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, और उसी की वजह से
परमाणु ऋण आवेशित न होकर के उदासीन है। ये बात लिख लो तुम। जब भी भविष्य में रदरफोर्ड आएंगे और रदरफोर्ड नाभिक की खोज करेगा, रदरफोर्ड प्रोटॉन की खोज करेगा, तो रदरफोर्ड लिख लो तुम। रदरफोर्ड में जो मैं बात बोल रहा हूं एज ए गोल्डस्टीन, वो बात ये निकलेगी। और भाई साहब, जब रदरफोर्ड आए, नाभिक की खोज हुई और प्रोटॉन की खोज करी रदरफोर्ड ने, तो ये बात गोल्डस्टीन वाली सही निकली। तो ऑफिशियली प्रोटॉन का खोजकर्ता रदरफोर्ड को कहा जाता है। उसने उसका नाम जो धनावेशित कण था गोल्डस्टीन का, उसी रिसर्च को जारी रखा। जो गोल्डस्टीन बोल गए, भैया गोल्डस्टीन भविष्यवाणी कर गए, तो बोल रहा था लिख लो स्टाम्प पे लिखवा लो भैया कि धनावेशित कण इसके अंदर। खोजा नहीं गया था तब तक खोजा नहीं गया था, उसने ऐसी बात कर दी थी हवा में। लिख लो, मैं कह रहा हूं लिख लो, स्टाम्प पे लिख लो। ऐसे कैसे हो सकता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन है जो ऋणावेशित है, और जब परमाणु में केवल इलेक्ट्रॉन है तो उससे परमाणु ऋणावेशित होना चाहिए था, लेकिन परमाणु उदासीन है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूं लिख लो स्टाम्प पे, जरूर इलेक्ट्रॉन के अलावा इसमें एक ऐसा धन आवेशित कण है जिसके ऊपर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, उसी की वजह से उदासीन है। नहीं ऐसा तो मुझे कोई साबित करके बता दो उदासीन है परमाणु, नहीं हो सकता। हां, और इसकी बात पे बाकी के वैज्ञानिकों ने काफी सालों तक ध्यान नहीं दिया। फिर रदरफोर्ड ने ध्यान दिया, गोल्डस्टीन की बात पे गौर किया कि यार गोल्डस्टीन बता के गए थे कि धनावेशित कण होगा उसके अंदर, तो अपन खोजते कहां है वो धनावेशित कण। और रदरफोर्ड साहब नाभिक की खोज कर लेते हैं, फिर नाभिक के अंदर उसको वो प्रोटॉन मिलता है। वो जो धनावेशित कण की बात कर रहे थे गोल्डस्टीन, वो कहां मिलता है? नाभिक के अंदर मिलता है। तो ये प्रश्न में किताब में साफ साफ लिखा हुआ है। अब आप कहोगे सर लुसेंट की किताब में तो गोल्डस्टीन लिखा है, तो हिंदी वर्जन की किताब में गोल्डस्टीन लिखा है। कभी आप उसकी लुसेंट की इंग्लिश वर्जन की जनरल साइंस वाली किताब खरीद के देखना, उस पर साफ साफ लिखा है द फंडामेंटल पार्टिकल्स, पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उसका पूरा नाम क्या? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ई रदरफोर्ड। तो भैया वो फिर किताब गड़बड़ है क्या? हिंदी वाली तो कह रही है गोल्डस्टीन ने खोजा है, इंग्लिश वाली कह रही है, उसी का इंग्लिश संस्करण कह रहा है, एडिशन कह रहा है कि रदरफोर्ड ने खोजा है। लेकिन हिंदी वाली किताब में लाइन लिखी हुई, ध्यान से पढ़ना, कि प्रोटॉन की खोज का श्रेय, क्रेडिट गोज टू, प्रोटॉन की खोज का श्रेय ई गोल्डस्टीन को दिया जाता है। श्रेय दिया, उसको क्रेडिट दिया, क्योंकि वो पहले बता गया था ये बात कि धनावेशित कण होगा। प्रोटॉन नाम नहीं दिया था उसने, लेकिन ऑफिशियल उसको नाम प्रोटॉन किसने दिया? रदरफोर्ड ने। भैया नाभिक के अंदर ही तो प्रोटॉन है, जब नाभिक की खोज होगी तभी तो प्रोटॉन पता चलेगा आपको। तो उम्मीद है आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि प्रोटॉन की खोज का श्रेय गोल्डस्टीन को दिया जाता है, जबकि उसका नामकरण, प्रोटॉन जो नाम रखा या प्रोटॉन की खोज जिसने की, वो किसने की? रदरफोर्ड ने। जब आपके पास ऑप्शन में केवल गोल्डस्टीन हो तो ये राइट आंसर होगा, जब आपके पास ऑप्शन में केवल रदरफोर्ड हो तो ये राइट आंसर होगा, और ऑप्शन में गोल्डस्टीन भी है, रदरफोर्ड भी है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? रदरफोर्ड। ठीक है, क्योंकि इसने इसको नाम प्रोटॉन नहीं दिया, इसको धन आवेशित कण बोला, और प्रश्न में पूछा है कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो फिर तो प्रोटॉन नाम ले दिया ना साफ, प्रोटॉन, धन आवेशित कण नाम तो लिया नहीं। तो याद रखना, ये कंफ्यूजन मत रखना। बहुत बार होता है कई कि सर हमें तो वहां पढ़ाया था, उसमें गोल्डस्टीन पढ़ाया था, आप तो कह रहे हो रदरफोर्ड, आप कह रहे हो कि दोनों ही हैं, तो हम तो बड़े चक्कर में पड़ गए कब आंसर कौन सा देना है। तो ये चीज मैंने आज आपको क्लियर कर दी है। चलिए आगे बढ़े। ओके, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने कर दी और उसका नामकरण रदरफोर्ड ने कर दिया, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। परमाणु की जो त्रिज्या होती है उसको मापा जाता है नैनोमीटर में। परमाणु की जो त्रिज्या है उसको मापा जाता है नैनोमीटर में, और 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10 की पावर -9 मीटर। परमाणु की त्रिज्या का मापन जिस इकाई में किया जाता है वो किया जाता है नैनोमीटर में। तो और 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है भाई? 1 नैनोमीटर में, मतलब मीटर का भी बहुत छोटा भाग। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर। मैं ये कहूं कि भाई 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, क्या 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -7 सेंटीमीटर होता है क्या होता है? ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, और जब हमने ये अपनी बुक्स में क्वेश्चन डाला, अरे सर ये तो गलत है, 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -7 कहां होता है सर? 10 की पावर -9 होता है। अरे भाई अकल के अंधों, थोड़ा सा आप उसकी यूनिट पे भी ध्यान दीजिए। यहां है वो मीटर में और यहां किस में है? सेंटीमीटर में।
तो देखो 10 की पावर माइनस 9 मीटर है। अगर मैं कहूं कि 1 नैनोमीटर बराबर ये होता है कि सर 1 नैनोमीटर बराबर तो 10 की पावर माइनस 9 मीटर होता है, तो आप जो कह रहे हो कि सर 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर, तो ये तो गलत है। नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। याद रखना ये इसके साथ में क्या लिखा हुआ है, मीटर और सेंटीमीटर। तो जब बात आ कि भाई 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर माइनस 9 मीटर। 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? अरे बदल लो ना, 10 की पावर माइनस 9 मीटर है, इसको आप किस में बदलोगे, सेंटीमीटर में। और आप जानते हैं 1 मीटर को जब आप बदलेंगे सेंटीमीटर में तो किससे गुणा करेंगे, 100 से, क्योंकि मीटर बड़ी इकाई है, सेंटीमीटर छोटी है। तो 1 मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे 100 से गुणा करेंगे, कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं ना। तो ये है 10 की पावर माइनस 9 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदल लो, तो 10 की पावर माइनस 9 मीटर है, इसको गुणा 100 से कर दो। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर माइनस 9 मीटर गुणा 10 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हो। अब ये पावर किसकी है, प्लस की, तो प्लस की माइनस की कट जाएंगी, 10 की पावर प्लस 2 से 10 की पावर माइनस 2 कट जाएंगी। क्या बचा हमारे पास यहाँ, 10 की पावर माइनस 7। और अब मीटर किस में बदल चुका है, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रश्न का आंसर देने से पहले जल्दबाजी मत करना, क्योंकि रोडवेज की एक लाइन है, दुर्घटना से देर भली। तो वो आपका 1 नंबर तो वो जाए, एक क्वेश्चन तो वो गलत हो, और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग 1/3 और मान लीजिए जाए किसी एग्जाम में आपकी 1/3 है, या आपका 1/4 है, या आधा नंबर कटे, तो सोचिए आपका 1 से 1.5 नंबर से या आधे नंबर से आपका सिलेक्शन रह जाएगा, तो फिर आपके लिए कितना दुखदायी होगा कि काश मैं अपनी आंखों को साफ करके उस क्वेश्चन के ऑप्शन को ढंग से पढ़ लेता, है ना। तो ये जल्दबाजी आपके लिए लाइफ टाइम दुर्घटना भी साबित हो सकता है। आप अपनी ओवर एज के आसपास हो, उम्र के आखिरी पड़ाव पर हो कि जहां आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इसके बाद आप दे ही नहीं सकते, तो कितना घातक हो सकता है ये। तो आप अपनी स्पीड को जरूर बनाए रखें, लेकिन स्पीड के साथ में आप बाइक स्पीड पे चला रहे हैं, लेकिन होश हवास में, जल्दबाजी में आप आंखों से अपनी चीजों को मिस नहीं कर जाएं, और मिस हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है 1 नैनोमीटर, तो परमाणु का जो त्रिज्या होती है उसको नैनोमीटर में मापा जाता है, और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस 9 मीटर, या 1 नैनोमीटर बराबर ये भी होता है कितना, 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर भी होता है। और ये हमने आपको क्लियर कर दिया कैसे होता है। क्लियर है, समझ में आया भाई, समझ में आ रहा है ना, अच्छे से आ रहा है समझ में, चलो बहुत बढ़िया। तो इससे संबंधित बाकी की बातें, परमाणु से संबंधित की क्लास में आज इतना, इससे संबंधित बाकी की जो बातें और जो हम डिटेल में काफ़ी पढ़ने वाले हैं, काफ़ी चर्चा करने वाले हैं, वो करेंगे हम अगली क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।